सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग हिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है, आज तीन टॉपिक करेंगे, सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। देखिए ये सारा वंश जो है वो हिस्ट्री के पर्पस से बहुत जरूरी है एंशियंट हिस्ट्री में। और जो भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं वो एक बार पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हमारे वीडियो का जो कंटेंट है वो कैसा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और जो लोग इसका नोट्स चाहते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है रंग बिरंगा, इसका नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और एप्लीकेशन आप लोग कहाँ से जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पर आपको स्टडी विथ कौशल एप्लीकेशन मिलेगा। इसमें जाइएगा, आपको पेड कोर्सेज में आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, अवेलेबल जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ आपको वहीं पर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वंश जो है वो है सुंग वंश। और ये कब से कब तक था? 185 से 149 बीसी। और इसमें टोटल 10 शासक हुए हैं। सुंग वंश में टोटल 10 शासक हुए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। मौर्य वंश के जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो इसके बाद मध्य भाग की सत्ता सुंग वंश ने संभाली। मध्य भाग यानी कि मध्य भारत की जो इसकी सत्ता है, मगध की मध्य भाग की सत्ता वो सुंग वंश ने संभाली। और ये समझिएगा कि सुंग के पूर्वज मौर्यों की सेवा में ही थे, यानी कि मौर्य वंश की सेवा में रहते थे। और लेकिन होता क्या है कि जब किसी वंश में, कोई भी वंश होता है, उसका कोई भी शासक अगर कमजोर पैदा हो गया, कमजोर, तो अगर शासक कमजोर होगा तो उसको उसी का सेनापति मारकर राजगद्दी पर बैठ जाएगा। ऐसा होता था। या हो सकता है सेनापति को उसके राजा का जो काम है वो पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ था, क्यों मौर्य वंश का पतन होने के बाद सुंग वंश जो है वो आता है। देखिए पुष्यमित्र सुंग जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ जो था उसका सेनापति था। ठीक है, बृहद्रथ का सेनापति था। और ये पुष्यमित्र सुंग जो है वो बृहद्रथ को मारकर राजा बनता है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बृहद्रथ जो था वो बहुत ही इसका शासन व्यवस्था अच्छा नहीं था। इसने अपने साम्राज्य को लूट छोड़ दिया था। वो इजीली मतलब कोई भी काम करने में उतना ध्यान नहीं देता था। और इस समय यवन का आक्रमण और बहुत बहुत विदेशी आक्रमण होने के चांसेस ज्यादा थे, जो कि अगर उस समय होते बृहद्रथ के शासनकाल में तो पूरा साम्राज्य यवनों के द्वारा हड़प लिया जाता। और याद कीजिएगा डिमेट्रियस वन का जो आक्रमण होता है, यवन शासक डिमेट्रियस वन, वो पुष्यमित्र सुंग के समय में होता है। और पुष्यमित्र सुंग जो है यवन शासक डिमेट्रियस वन को हरा देता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही अगर पुष्यमित्र सुंग का कहना था कि यही अगर बृहद्रथ होता, इतना लूज सम्राट, तो ये नहीं हरा पाता। यही कारण था मौर्य की स्थिति को लूज देखते हुए, बहुत पतन होते हुए ये नहीं देख पाया, इसीलिए अपने ही राजा की हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठ गया पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग जो है वो लगभग 36 साल शासन करता है। अब देखिए सुंग वंश जनरली एक ब्राह्मण राज्य था। देखिए कण्व पढ़ेंगे वो भी ब्राह्मण राज्य था, हम लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे। सुंग जो है वो एक ब्राह्मण राज्य था। और उज्जैन प्रदेश जनरली इसका मेन एरिया, उज्जैन प्रदेश में ये इसका मेन एरिया माना जाता है। अब देखिए समझते हैं, पुष्यमित्र सुंग जो है वो बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र को राजधानी, पाटलिपुत्र से राजधानी को विदिशा चेंज कर देता है। क्यों? विद्रोह से बचने के लिए। अब देखिए समझिएगा, इसमें बृहद्रथ कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, क्योंकि उसमें मगध की राजधानी, मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो आप अगर किसी के राजा को मारिएगा तो वहां विद्रोही आपको जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। इसलिए ये पाटलिपुत्र में नहीं रहता है, क्योंकि पाटलिपुत्र में रहता तो विद्रोही जो है इसको जान से मार देते। इसीलिए ये राजधानी को चेंज कर लेता है, पाटलिपुत्र से हट के विदिशा आ जाता है। और इसी विदिशा को, जो अभी मध्य प्रदेश में है, पहले बेस नगर कहा जाता था। कहीं कहीं बेस नगर नाम से ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये समझिए, समझ लिए। अब देखिए पुष्यमित्र सुंग हम बता दिए कि क्यों मारता है बृहद्रथ को। इसका मेन मकसद राजा बनना नहीं था, इसका मकसद था कि बाहर से आने वाले जो आक्रमणकारी हैं उसको रोकना और राजा का जो घटिया नीति है उसको बदलना। प्रजा को सुख नहीं मिल पा रहा है, प्रजा को चैन नहीं मिल पा रहा है, तो प्रजा की भलाई के लिए इसने अपने राजा की हत्या की। ये हमेशा सेनापति की उपाधि धारण किया, कभी भी राजा नहीं बनना चाहिए। राजा नहीं बना,
ये हमेशा ही अपने आप को सेनापति ही कहता था कि मैं सेनापति ही हूं, लेकिन मुझे बृहद्रथ जैसा निकम्मा राजा नहीं चाहिए। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि मगध का पहला राजा कौन था? बृहद्रथ। और मगध का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। देखिए दोनों ही आपको समझ में आ गया। मौर्य का पहला राजा नहीं कह रहा हूं, मगध का। मगध में टोटल 5 वंश थे, 5 वंश थे। हसीन मासुका बताए थे ट्रिक, ठीक है। हौ से हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और ये शुंग वंश और कण्व वंश। तो अभी हम लोग शुंग वंश में आ रहे हैं, ठीक है, ये मगध में है। तो पहला शासक जो बृहद्रथ था, अंतिम शासक भी बृहद्रथ ही था। मौर्य वंश के बाद इसका समाप्त हो चुका था। अब देखिए, अब लोग आते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। हम लोग को जानकारी कहाँ मिलेगी? अयोध्या अभिलेख में मिलेगी। अयोध्या अभिलेख में ये कहा गया है कि उस समय जो राज्यपाल थे अयोध्या के, वो राज्यपाल थे धनदेव, धनदेव, ठीक है। और इसी अयोध्या अभिलेख में यह भी कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? देखिए, आप लोग सुने होंगे भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। जब कोई राजा बहुत प्रतापी होता है, जब कोई राजा बहुत प्रतापी होता है, तो ये क्या करता है, आसपास के एरिया में इसको लगता है कि मुझसे ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ये अपना एक घोड़ा दौड़ाता है, ठीक है, घोड़ा। और वो घोड़ा चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जहां जहां जाएगा वो साम्राज्य उसका होगा, ठीक है। अगर किसी ने उस घोड़े को रोका तो उसे उस प्रतापी राजा से युद्ध करना पड़ता था। जैसा कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो राम भगवान का घोड़ा लव कुश यानी कि उन्हीं के बेटे ने रोका था, उन्हीं के बेटे ने रोका था भगवान राम का घोड़ा। आप लोग समझ गए होंगे, यही है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो कराता है वो अपने आप को बहुत प्रतापी दर्शाता है। कोई भी एरी गैरू नत्थी खैरू जो है वो आपका अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। तो 2 अश्वमेध यज्ञ इसने कराए। और इसमें यह भी कहा गया है अयोध्या अभिलेख में कि महर्षि पतंजलि जो है, जो योग दर्शन के जनक इसको कहा जाता है, ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यानी कि इन्हीं के यहाँ रहते थे, इन्हीं के यहाँ पूजा पाठ करवाते थे। यही पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित महर्षि पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया। इनके पुजारी यही थे। आगे बात करते हैं। और महर्षि पतंजलि के बारे में और आप लोग समझिएगा, इसने अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी है। टीका, टीका यानी कि एक टिप्पणी लिखी है, टीका, जो कहा जाता है कि अष्टाध्यायी जिसके लेखक पाणिनि है, वो प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। और पाणिनि जो है वो महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। इन्होंने जो पहली संस्कृत व्याकरण की पुस्तक बनाई, वो पढ़ने में भाषा उसकी सरल नहीं थी, थोड़ी कलिष्ठ भाषा थी, पढ़ने में दिक्कत होता था। तो इन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी पे एक टीका लिखी और इसके भाषा को सरल किया। तो ये बहुत ही, महर्षि पतंजलि कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे। आज सुनते होंगे कि बाबा रामदेव का जो पतंजलि ये है ब्रांड है, वो इसी महर्षि पतंजलि के नाम पर रखा गया है। आगे बात करते हैं। हिंदू धर्म का पुनरुद्धार इसी काल में हुआ। देखिए, कहा जाता है कि उस समय हिंदू धर्म का धीरे धीरे जो है पतन होने लगा था। बौद्ध धर्म, देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, बहुत लोग आजीवक संप्रदाय को मानने लगे थे, मकली गोसाल वाले संप्रदाय को। सब अपनी अपनी मतलब सोच में बदल रहे थे। जिसको जो मन होता था वो धर्म अपना लेते थे, जिसको जो स्वेच्छा से जो अपनाने का मन किया वो अपनाते थे। हिंदू धर्म को इन्हें लगा कि हिंदू धर्म जो है वो कम होने लगा, इनका प्रचार प्रसार कम होने लगा, हिंदू धर्म धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पर। तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। और इसको लगा कि बौद्ध धर्म काफी ज्यादा विकसित हो रहा है। इसने, पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को, बौद्ध धर्म के 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी इसने 2 स्तूप को बनाए रखा। ऐसा होता है कि किसी को लगता है कि हाँ, अगर वो 84,000 स्तूपों को नष्ट किया तो उसे बाद में समझ में आया कि नहीं, मैंने जो किया वो गलत है। एक धर्म की जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें थी, जो सीखने की थी, समझने की थी, उसे मैंने नष्ट कर दिया। तो इसे बाद में एहसास हुआ या किसी ने समझाया। इसने 2 स्तूप को नहीं तोड़ा। वो स्तूप आपको याद रखना है, पहला तो भरहुत स्तूप, दूसरा सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप। भरहुत स्तूप के बारे में बात करें तो ये सतना मध्य प्रदेश में है और अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 में इसकी खोज की गई थी। ये स्तूप जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं तोड़ा। और बात करें सांची स्तूप, या तोड़ा भी था तो उसको बनाया, फिर से बनाया। क्यों बनाया? ताकि
इसका जो छवि है वो लोगों के मन में बना रहे, लोग इसके बारे में जाने। सांची स्तूप 3 था, ठीक है। उसमें से जो सबसे बड़ा वाला स्तूप था, जिसको महास्तूप बोलते हैं, उसमें क्या है, भगवान बुद्ध के धातु अवशेष हैं, उनके शरीर के अवशेष रखे हुए हैं वहां पर। तो इसलिए इनको लगा, जब इनको पता चला पुष्मित सुंग को कि इतने बड़े बड़ी चीज यहाँ पर रखी हुई है, तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने जो स्तूपों का नाश किया है, जो 84 स्तूप मैंने नष्ट किया है, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और लास्ट में इन्होंने 2 स्तूप को फिर से बनवाया, तोड़वाया लेकिन फिर से बनवा दिया, ठीक है। हालांकि इन्हें बहुत और स्तूप भी बनवा देने चाहिए थे जो इन्होंने तोड़वाया था। आगे बात करते हैं, ये जो सांची स्तूप है वो रायसेन मध्य प्रदेश में है। एक छोट और देखिए, एक बहुत बड़ा वाला स्तूप था 3 में एक बड़ा था, बाकी 2 छोटा था। तो जो 2 छोटा स्तूप था, उसमें पहला जो छोटा स्तूप था उसमें अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के बारे में लिखा हुआ था, और दूसरा जो स्तूप था छोटा वाला, उसमें बौद्ध के 2 प्रमुख शिष्य के बारे में उल्लेख है, जैसे सारिपुत्र प्रकरण और सारिपुत्र के बारे में, और महामोदगलयान के बारे में। इन दोनों के धातु अवशेष वहां पर रखे हुए हैं। तो यही आपको याद रखना, पुष्मित सुंग ने 84,000 स्तूप को नष्ट किया लेकिन 2 स्तूप को बनाया, वो भरूच स्तूप और सांची स्तूप। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है। आगे बात करते हैं, भारत पर यवनों का अगर आक्रमण की बात करें तो ये सबसे पहले पुष्मित सुंग के शासनकाल में ही हुआ था, पुष्मित सुंग के समय में हुआ था। और इसमें से समझ लीजिए, यवन आक्रमणकारी जो थे वो जनरली बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में बसे हुए थे, यहाँ पर आके बस गए थे ताकि उनको आक्रमण करने में सुविधा हो। लेकिन इसको 2 वंश में डिवाइड किया गया है। पहला वंश था डिमेट्रियस वन, जिसने भारत पर आक्रमण पहली बार किया, और दूसरा वंश था यूकेट्राइड्स वन, यूकेट्राइड्स, ट्रा कर दीजिए इसको, ट्राइड्स, यूकेट्राइड्स वंश। तो जब डिमेट्रियस वंश ने भारत पर आक्रमण किया तो ये वंश हार गया। तो जब दूसरी बार यूकेट्राइड्स वंश आया तो इसने डिमेट्रियस वंश की तरफ बेवकूफी नहीं की, इसने सीधा भारत पर आक्रमण नहीं किया, इसने कुछ दूसरी रणनीति अपनाई, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। देखिए, डिमेट्रियस वंश के बारे में समझते हैं। ये पहला यवन आक्रमणकारी है, और इसका शासन कौन करता है? पहला यवन आक्रमणकारी वो रहता है डिमेट्रियस वन। डिमेट्रियस वंश का डिमेट्रियस वन जो है वो सबसे पहला आक्रमणकारी रहता है, जो पुष्मित सुंग के समय भारत पर आक्रमण करता है। 183 बीसी में ये पंजाब पर आता है, आक्रमण करता है, और इसकी राजधानी साकल सियालकोट राजधानी जो रहती है वहां पर आता है। लेकिन यह पुष्मित सुंग से हार जाता है। पुष्मित सुंग ने उस समय यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस वन को हराया था। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि किस यवन आक्रमणकारी को पुष्मित सुंग ने हराया था। यहाँ ये नाम आपको याद रखना है, डेमेट्रियस वन को हराया था। अब समझिएगा, दूसरा आक्रमणकारी आता है यूकेट्राइड्स वंश। इसने अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई थी। तो डेमेट्रियस वंश ने राजधानी कहाँ बनाई थी? साकल, जिसको सियालकोट बोलते हैं, और यूकेट्राइड्स वंश ने राजधानी बनाई थी तक्षशिला। देखिए, यूकेट्राइड्स वंश का सबसे महान शासक कौन था? एंटियालकस है ना। और इसने अपना दूत भेजा हेलियोडोरस, और हेलियोडोरस जो है उसका एक अभिलेख है जिसको विदिशा या बेसनगर का अभिलेख बोलते हैं। और ये क्या करता है? एक गरुड़ स्तंभ बनवाता है, और गरुड़ स्तंभ में क्या रहता है? भागवत धर्म के बारे में या भगवान विष्णु के बारे में इसने चर्चा करता है। तो ये करने का रीजन क्या? देखिए, आप समझिएगा, ये करने का रीजन ये था कि ये जो यूकेट्राइड्स वंश है, यानी कि ये जो यूकेट्राइड्स वंश है, ये यवन का पहला वंश जो था डेमेट्रियस वंश, इसकी हार देख चुका था। ये अगर आक्रमण करता तो ये भी हार जाता। इसीलिए ये दिमाग लगाता है, सोचता है कि मैं लड़ाई करके ना जीतूं, यहाँ के लोगों को धर्म पर बहुत विश्वास है, तो मैं धर्म पर कुछ टीका टिप्पणी कर दूं, अपने ऐसे दूत को भेज दूं जो धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करे। इसलिए इसने क्या किया? अपने दूत एंटियालकस जो है वो अपने दूत हेलियोडोरस को भेजता है, जो एक अभिलेख लिखता है, विदिशा या बेसनगर का अभिलेख, और इसमें गरुड़ स्तंभ बनवाता है। और ये गरुड़ स्तंभ में भागवत धर्म के बारे में, यानी भगवान विष्णु के बारे में चर्चा करता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत में आकर टिक जाता है। भारत में वही टिकेगा जो युद्ध के पर्पज से नहीं आएगा। युद्ध के पर्पज से आता है वो हार जाता है। बाद में हम लोग मिडिवल में पढ़ेंगे कि बहुत विदेशी आक्रमण आए और भारत में जीते। एंशियंट में बहुत विदेशी आक्रमणकारी आए जो भारत में जीत नहीं पाए। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वहां पर भारत जो भी आते थे वो जीत नहीं पाते थे।
मिडिवल में पढ़ेंगे कि भारत में बहुत अरब आक्रमणकारी आए जो भारत में जीते, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एंशियंट में कोई जल्दी जीत नहीं पाता था भारत में। आगे हम लोग समझते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक पुस्तक है जो कि किसी अज्ञात यूनानी के द्वारा लिखी गई थी 80 से 185 एडी, एडी होगा सॉरी, यहाँ पे एडी, एडी है कि बीसी है भाई, देखिए बीसी में होगा, ठीक है। हाँ, इसने जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, पेरिप्लस का मतलब होता है नौचालन चार्ट, नौचालन चार्ट, और एरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर, ठीक है। और इस बुक में जो एक अज्ञात यूनानी के द्वारा लिखा गया है, इस बुक में यह लिखा गया है कि भरूच जो कि गुजरात में है, वो वहां पर मिनांडर के सिक्के खूब चलते थे, और मिनांडर जो है वो एक क्या था, यवन आक्रमणकारी था, यवन शासक था, यवन शासक। तो चलिए थोड़ा सा मिनांडर के बारे में जान जाते हैं। मिनांडर भी इसी वंश का था, डिमेट्रियस वंश का, ठीक है। डिमेट्रियस वंश में पहला आक्रमणकारी तो हम लोग पढ़ लिया, डिमेट्रियस वन था जो हार जाता है पुष्मिशुंग से, लेकिन एक और प्रतापी राजा जो कि डिमेट्रियस वंश का रहता है, वो यहाँ आक्रमण करता है, जिसका नाम है मिनांडर। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनांडर रहता है। ये मिनांडर इतना बड़ा, मिनांडर सिकंदर से भी ज्यादा देश जीता था, यानी कि इसको आप छोटा मोटा राजा मत समझिएगा, मिनांडर बहुत बड़ा राजा था। जितनी राज्य सिकंदर ने जीता था उससे ज्यादा राज्य इस मिनांडर ने जीता था, इसलिए इस मिनांडर को आप लोग छोटा मोटा मत आकिएगा। मिनांडर जो है वो 165 से 145 ईस्वी में भारत आता है, और इस एक बुक मिलती है नागसेन के द्वारा लिखी हुई, जिस बुक का नाम है मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो एक बौद्ध साहित्य है, और ये मिनांडर को मिलिंद नाम से कहता है, यानी कि इस बुक जो मिलिंद पान्हो बुक है, इसमें मिनांडर को मिलिंद नाम से पुकारा गया है। यानी कि अगर हम लोग इस पुस्तक में कहीं भी मिलिंद पढ़ रहे हैं तो मिनांडर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद है। नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु होता है, बौद्ध धर्म का प्रचारक होता है, इसकी मिनांडर से खूब चर्चा होती है, बहस होती है, बहस होती है, और बहस बहुत तीखी बहस होती है। यह संवाद होती है और नागसेन संवाद में जीत जाता है और मिनांडर को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर देता है। नागसेन से प्रभावित हो जाता है ये मिनांडर, और ये पहले के जो प्रचारक होते थे वो अपने इतना उन लोग के पास कंसोलिंग पावर होता था, किसी को समझाने की इतनी क्षमता होती थी, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौन समझाया था जो वो जैन धर्म को अपना लिए थे, इतने बड़े राजा को उसने समझा दिया कि आप इतने बड़े गलती कर रहे हैं, आपको संथारा प्रथा के द्वारा जाकर मर जाना चाहिए, भूखे रहकर आपको जान प्राण त्याग देने चाहिए, यही जैन धर्म के कहना। तो उतना बड़ा राजा जो कि संथारा या संलेखना प्रथा को अपनाया, कहीं ना कहीं जैन धर्म के पास कंसोलिंग पावर तो होगी उन गुरुओं के पास। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए अशोक को किसने कहा था? उपगुप्त ने कहा था, उपगुप्त ने प्रेरणा दी थी। तो उपगुप्त ने क्या कहा अशोक को कि आपने कलिंग युद्ध किया, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने महिलाओं का वध किया, आपने निहत्थे लोगों को मारा, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया अशोक को। अशोक इतना बड़ा राजा होकर उसने बौद्ध धर्म अपनाया। वही मिनांडर इतना बड़ा यवन आक्रमणकारी, ये एक नागसेन के प्रभाव में आ गया। इसने मिनांडर को समझा दिया, इसने ये समझाया कि देखिए बौद्ध धर्म में कुछ भी नहीं रखा है, सॉरी युद्ध में कुछ भी नहीं रखा है, आप बौद्ध धर्म अपनाइए। और बौद्ध धर्म क्या कहता है कि किसी की जान लेना गलत बात है, पशुओं की हत्या गलत बात है, बहुत सारा चीज है, उन सब के बारे में नागसेन ने इसको बताया। और नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध ये जो है मिनांडर, उसने बौद्ध धर्म अपनाया। ये सारा कहाँ लिखा हुआ? मिलिंद पान्हो नामक बुक में। तो ये आपको याद रखना, मिलिंद पान्हो बुक की रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। और यही नागसेन का मिनांडर से संवाद इस बुक में लिखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मिनांडर जो है भारत पर दूसरी बार यवन आक्रमण किया। पहला तो ये किया था डिमेट्रियस वन, और दूसरा मिनांडर, ठीक है। यह सुंग शासकों से हार गया, ये भी सुंग शासकों से हार गया। यानी कि सुंग शासक से सब हार जाता था। एक तो पुष्मिशुंग से कौन हारा? ये डिमेट्रियस वन, और ये मिनांडर भी सुंग शासक से हार गया, लेकिन बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बारे में थोड़ा बताया दिए यूक्रेटाइड्स वन। ये देखा कि इतने बड़े बड़े डिमेट्रियस शासक, ठीक है, वो डिमेट्रियस वन और मिनांडर दोनों भारत में आकर हार गए। तो मैं किस खेत की मिली हूँ? ये वहां पर लड़ाई करने गया ही नहीं, ये वहां पर एक गरुड़ स्तंभ बना देता है
जो कि भागवत धर्म से संबंधित है और वहां पर टिक जाता है। कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, जैसे मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी शुंग काल में हुई है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ जरूरी चीज है जो आपको समझना है। देखिए मनुस्मृति तो बहुत पुराना फैक्ट है, मन में जो स्मृति है, ठीक है, वो, और मनुस्मृति कहते हैं कि मनु के द्वारा रचित है, लेकिन उस समय जो मनुस्मृति रचित की गई थी और अभी जो है वो अंतर है। अभी जो आप मनुस्मृति पढ़िएगा वो उसका आधुनिक स्वरूप है, वो वर्तमान स्वरूप है, जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी, वो पुराना नहीं है। तो विश्व की सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप किसी के पास नहीं है। जो अभी इसका स्वरूप आपको मिलता है वो आपको शुंग काल में जो रचना हुई है वो मिलता है। विदिशा का गरुड़ स्तंभ इसी समय का है। अजंता का जो 9वां चैत्य मंदिर है वो भी आपका शुंग काल का ही है। नासिक की कार्ले गुफा, जो कि आपको वहां पर चैत्य मंदिर मिलता है, वो भी इसी काल का है। देखिए कार्ले की जो गुफा है वो आपको पश्चिमी दक्कन में मिलेगा, पश्चिमी दक्कन, वहां पर कार्ले की गुफा मिलेगी और ये सातवाहन वंश का है। लेकिन वहां पर जो चैत्य मंदिर आपको मिलेगा वो आपको शुंग काल का मिलेगा। मथुरा में की अनेक यक्ष यक्षिनियों की मूर्ति जो है वो आपको शुंग काल की मिलेगी। पुष्यमित्र शुंग में ने होना चाहिए, यहाँ पर ने कर दीजिए, ने होगा। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया। क्यों किया? देखिए इसको लगता था कि ब्राह्मण साम्राज्य का या फिर हिंदू साम्राज्य का नाश हो रहा है, धीरे धीरे वो उसका नष्ट की ओर जा रहा है। उसमें अलग अलग धर्म जो है, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब ज्यादा विकसित होने लगे थे। तो इस पुष्यमित्र शुंग ने सोचा कि ब्राह्मण धर्म को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए जैन धर्म या बौद्ध धर्म को लो करना बहुत जरूरी है, उनको खत्म करना जरूरी है। इसलिए इसने कुकुटाराम विहार को समाप्त करने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की। कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने की कोशिश किया, लेकिन तीनों बार वो फेल हो गया। लेकिन अब एक चीज समझिएगा, भारतीयों ने जो ज्योतिष के क्षेत्र में जो शिक्षा ली वो यवनों से ही ली थी। ये बहुत बड़ा चीज है। हम लोग को ज्योतिष के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। आज जो हम लोग ग्रह नक्षत्र देख के जो बता देते हैं कि सूर्य है, चंद्रमा है, जो हमारे 7 दिन का जो नाम है, रविवार, सोमवार, बुधवार, ये ग्रह के नाम, नक्षत्र के नाम पर है। ये कहाँ से लिए हैं? सप्ताह में जो 7 दिन है विभिन्न ग्रहों के नाम पर, ये सब हम लोग यवन से लिए हैं, यवन से लिए हैं। नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला भी हम लोग यवन से लिए हैं। हम लोग के पास देखिए, हम लोग बहुत चीज का नॉलेज था, ग्रह नक्षत्र के बारे में नॉलेज तो था, लेकिन उस ग्रह को देखकर ज्योतिष में यूज करना या भविष्य बताना, ये सब हम लोग को नहीं पता था। ग्रह के बारे में नॉलेज था, लेकिन उसका यूज हम लोग फ्यूचर देखने के लिए, नक्षत्र देखने के लिए उसमें यूज नहीं करते थे। वो हम लोग यवन से सीखे हैं। तो गार्गी संहिता क्या कहता है? देखिए गार्गी संहिता बोलता है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। भारत जो है यूनान का ऋणी है। यद्यपि यवन बर्बर है, मानते हैं, ये कहता है कि यद्यपि यवन बर्बर है, जो यवन शासक है वो बहुत बर्बर है, किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय भी हैं, पूजनीय भी हैं, यानी कि उनकी पूजा भी की जा सकती है। वाराह मिहिर एक बहुत बड़े खगोलविद थे। उनका क्या कहना है कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ है, मलेच्छ यानी कि नीच है, यवन जो है वो यूनानी जो है मलेच्छ है, नीच है, लेकिन वे ज्योतिष के विद्वान हैं, ज्योतिष के मामले में वो विद्वान हैं और इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। क्योंकि देखिए कहा हम लोग पिछला जन्म, पहले के जो लोग थे वो क्या कहते थे कि जिनसे हमें एक भी चीज की शिक्षा मिलती है ना, चाहे आपने उसने आपको कलम पकड़ना ही क्यों ना सिखाया हो, किसी भी एक चीज की शिक्षा मिलती है, वो पूजनीय हो जाते हैं। ठीक है, अब पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य है, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतना युद्ध करता यूनानी मलेच्छ है, फिर भी चूंकि उन्होंने ज्योतिष की शिक्षा भारतीयों को दी है, इसलिए भारत जो है वो यवन की पूजा करते हैं, वो पूज्य है। अब देखिए सिक्के बनाने की कला यवन से लिया गया है। पहली बार सोने के लिखित सिक्के हम लोग को यवन से मिले हैं। आगे बात करते हैं, यूनानी और मथुरा का जो कला मिलता है तो इसी को गांधार शैली कहा जाता है। ठीक है, अब संस्कृत नाटकों में पट्टाक्षेप सुनते होंगे, पर्दा प्रथा, जिसको पट्टाक्षेप बोलते हैं, या इसी को यवनिका भी बोलते हैं, यह भी आपको यवन से लिया गया है। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। अब देखिए ये देवभूति, इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या करके वासुदेव जो है वो कण्व वंश की नींव डालता है। कण्व वंश एकदम छोटा वंश है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने बहुत सिलेबस देखा था, 1 पेज का है बस।
कण्व वंश बहुत छोटा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कण्व वंश के बारे में देख लेते हैं। कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश है और 75 बीसी से 30 बीसी तक इसका कार्यकाल है, बहुत छोटा कार्यकाल है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, इसकी हत्या करके वासुदेव जो है वो कण्व वंश की नींव डालता है, यानी कि कण्व वंश के संस्थापक कौन हो गए? वासुदेव। ठीक है। पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है कि शुंग इस पृथ्वी पर पूरे 112 वर्ष शासन करेंगे और अंततः यह पृथ्वी कण्वों को मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, इस 112 वर्ष में जो शुंग, ये जो शुंग हम लोग पहले पढ़े हैं पुष्मित शुंग के बारे में, ये 112 वर्ष जो शुंग के बारे में लिखा है उसमें 45 वर्ष कण्व का भी जोड़ा गया है, यानी कि इस 112 में से 45 घटा दीजिए तो वो शुंग का हो जाएगा और 45 कण्व का। याद रखिए वो 45 कण्व वाला भी जोड़ा गया है। बाण भट्ट के हर्षचरित में कहा गया है कि अति कामुक शुंग नरेश मंत्री वासुदेव के उकसाने पर देवभूति की दासी की कन्या द्वारा मारा गया। अब देखिए, ये जो देवभूति है अंतिम शुंग शासक, ये बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का था, जहां भी महिला दिखती थी छेड़छाड़ करने लग जाता था। तो ये इसी की दासी थी, एक दासी, उसकी पुत्री, दासी की पुत्री को ये क्या किया? फंसा दिया देवभूति से। ठीक है। और वासुदेव ने इसको कुछ पैसा दिया, कहा कि तुम जाओ फंसाओ और इसको मार डालो। तो देवभूति की दासी की जो कन्या होती है वो मार देती है इसको, देवभूति को, और उसको मारकर वासुदेव जो है वो राजा बन जाता है। ठीक है। शुंगों के 112 वर्षों में 45 वर्ष कण्वों का भी शामिल है। ये जो 112 वर्ष यहाँ लिखा है ना, ये पुराण में लिखा है 112 वर्ष शुंग शासन करेगा, इसमें 45 वर्ष जो है कण्व का भी शामिल है। और ये पुराण में क्या क्या लिखा गया है? पुराणों में कण्वों का वृत्तांत दिया गया है कि कण्व के कौन कौन शासक है। देखिए, जैसे देखिए 4 शासक का उल्लेख मिलता है इसमें। वासुदेव, जिसको कण्वायन भी बोलते हैं, ये 9 वर्ष तक राजा रहेगा। फिर इसका बेटा आता है भूमिपुत्र, जो 14 वर्ष तक शासन करता है और इसने सिक्का भी पाया, इसके नाम का, भूमिपुत्र के नाम का सिक्का भी पाया गया है, अभिलेखों में इसके नाम का सिक्का भी पाया गया, खुदाई में भी मिला है। और देखिए इसके बाद 2-2 वर्ष घटा दीजिए, 14 वर्ष के बाद 2 वर्ष घटा 12, फिर 2 वर्ष घटा 10 वर्ष। तो भूमिपुत्र के बाद नारायण आता है, वो 12 वर्ष, और इसको विष्णु नारायण नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसका पुत्र आता है सुशर्मन, जो कि 10 साल रहता है। जोड़िए 14 12 हो गया 26 और 10 36 और 9 45 हो गया कण्व का 45 साल। अब देखिए ये जो सुशर्मन है वो अंतिम शासक रहता है और इसकी हत्या की किसने की थी? सिमुक ने की थी। सिमुक ने की और इसी सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। तो हम लोग का अगला वंश क्या पढ़ना है? आंध्र सातवाहन वंश। एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ते जा रहे हैं। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोग को अभी तक कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको भी नोट्स चाहिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स चाहिए, तो आप सीधा जाके मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, स्टडी विद कौशल एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहां पर जाकर पेड कोर्सेज में आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आंध्र सातवाहन वंश को देख लेते हैं। आंध्र सातवाहन वंश का जो कार्यकाल होता है वो 30 BC से लेकर 250 AD तक होता है। BC किसको बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले, और AD किसको बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 30 साल पहले ये धर्म स्टार्ट होता है, ये वंश स्टार्ट होता है, और 250 AD तक, जन्म के 250 वर्ष बाद तक ये वंश जो है वो चलता है। देखिए पुराण में इस वंश को आंध्र कहते हैं और अभिलेख में इस वंश को सातवाहन कहते हैं। यानी कि आप इसको आंध्र भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है और आंध्र और सातवाहन को मिला के आंध्र सातवाहन हम लोग बोलते हैं। इसका मेन एरिया महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है। कहीं कहीं इसको आंध्र भी बोलते हैं, सातवाहन भी बोलते हैं। हम लोग सातवाहन पढ़ेंगे, सातवाहन लिखना आसान होता है। ठीक है। अब देखिए कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन, देखिए सुशर्मन जो था इसका अंतिम शासक था, इसकी हत्या कर दी थी सिमुक ने और ये आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यानी कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर सिमुक ने इस वंश की नींव डाली। सिमुक जो है वो सामंत था, जो इस वंश का संस्थापक भी था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस वंश को सामंतवादी अर्थव्यवस्था वाला वंश कह सकते हैं। सबसे पहला सामंतवादी अर्थव्यवस्था इसी काल में देखने को मिलता है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। ठीक है। और बात करते हैं, सातवाहन वंश को हम लोग दक्षिणाधिपति भी बोलते हैं और इस वंश के जो शासित प्रदेश हैं, इनके द्वारा शासित प्रदेश जो इसका एरिया है उसको दक्षिणापथ भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए दक्षिणापथ की राजधानी क्या है। देखिए मूल निवास स्थान जो है आंध्र सातवाहन वंश का वो है महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान, और यही प्रतिष्ठान इस वंश की राजधानी भी है। आपको याद रखना है।
प्रतिष्ठान जो है इसकी राजधानी भी है। आगे बात करें, ये वंश लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, 300 वर्षों शासन किया। इसका अगर एरिया की बात करें तो क्या बोलते हैं, चौहद्दी। तो इसके पूरब में, सॉरी उत्तर में है विंध्य नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के ऊपर में है विंध्य पहाड़ी। दो देखिए, इसके उत्तर में नर्मदा नदी और विंध्य पहाड़ी, यानी कि ऊपर में इसको कोई खतरा नहीं है। नीचे आ जाइए दक्षिण में तो कृष्णा नदी, इधर भी कोई खतरा नहीं, यानी कि ऊपर और नीचे इसके नदी है। अब दाएं आ जाते हैं, यानी कि कलिंग, पूरब में आ जाते हैं। पूरब में कलिंग है और पश्चिम में शक है, यानी कि इसको कलिंग वंश से खतरा है और शक वंश से खतरा है। यानी कि ये जो आंध्र सातवाहन वंश है, इसको दो से ही युद्ध करना पड़ेगा, कलिंग से और शक से। पूरब चले जाइए तो कलिंग वंश से, कलिंग में उसमें कलिंग राजा खारवेल शासन करता था। कलिंग के बारे में हम आपको किसी वीडियो में पूरा बता चुके हैं इतिहास, ठीक है, इसलिए कलिंग हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ा चुके हैं। शक साम्राज्य के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। शक साम्राज्य, कुषाण वंश, पहलव वंश, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये दो तीन छोटा मोटा साम्राज्य है। उसके बाद गुप्त वंश में जाएंगे तो गुप्त वंश एक लंबा वीडियो बनेगा 2 घंटा का, गुप्त साम्राज्य थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, फिर राजपूत काल, और हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। सिमुक जो है वो इसकी धर्म में बहुत रुचि थी। कैसे पता चलता है धर्म में रुचि थी? ये जैन धर्म को संरक्षण देता है, जैन धर्म से संबंधित कुछ विहार बनाता है, अभिलेख बनाता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है। बौद्ध धर्म में भी रुचि थी, ये बहुत सारे चैत्य की स्थापना करता है, यानी कि इसको धर्म में रुचि थी। लेकिन जीवन के अंतिम काल में क्या होता है, अंत के दिनों में ये दुराचारी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, इसीलिए लोग इससे नफरत करने लगते हैं और इसका वध कर दिया जाता है, कोई मार देता है इसको। कौन मारता है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। सिमुक के मरने के बाद, इसके बाद सिमुक का भाई कान्ह, जिसको कृष्ण भी बोलते हैं, वो राजा बनता है। कौन सा अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि सिमुक के बाद इसका भाई कान्ह जो है वो राजा बनता है? नासिक अभिलेख। ये वही नासिक अभिलेख है जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में हम लोग को वर्णन मिलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है इस वंश का सबसे महान शासक था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो नासिक अभिलेख में कान्ह कृष्ण के बारे में भी वर्णन मिलता है। इसके बाद कान्ह का पुत्र जो है सतकर्णी वन राजा बनता है, और ये इस वंश का पहला सबसे शक्तिशाली राजा बनता है। देखिए, सबसे शक्तिशाली राजा ये नहीं था, वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहला सबसे शक्तिशाली राजा सतकर्णी प्रथम था, ठीक है। इसका बहुत सारा उपनाम भी था, जैसे इसको प्रतिष्ठानपति बोलते। क्यों? क्योंकि इस वंश की राजधानी ही है प्रतिष्ठान, तो प्रतिष्ठान का जो राजा होगा उसको प्रतिष्ठानपति बोलेंगे, ठीक है। तो इनको प्रतिष्ठानपति बोलते। पश्चिम पति, क्यों पश्चिम पति? क्योंकि इसने पश्चिम में शक को हराया था, शक साम्राज्य को हराया था, इसे इसको पश्चिम पति भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं शक साम्राज्य से इसका युद्ध हुआ होगा। अपरहित चक्र का एक चालक, ये भी इसको बोलते हैं। दक्षिणापथ का स्वामी, दक्षिणापथ का स्वामी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दक्षिणापथ किसको बोलते हैं हम आपको बता चुके हैं कि इसके द्वारा जो भी साम्राज्य विजित किया गया है उसको दक्षिणापथ कहा जाता है। पेडिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में इसका वर्णन है, किसका? सतकर्णी प्रथम का वर्णन है। इसके शासनकाल में मालव शैली की गोल मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, यह भी आपको याद रखना है। अब आते हैं इसका विवाह किससे होता है। इसका विवाह अमीय वंश की रानी नैनिका से इसका विवाह कर दिया जाता है। नैनिका बहुत ही पढ़ने में तेज थी और शासन प्रशासन में भी इनका हाथ बहुत तगड़ा था, ये बहुत तेज थी, शासन प्रशासन भी ये संभाल लेती थी। इसने एक अभिलेख लिखा था, नानागढ़ अभिलेख, जिसको रानी नैनिका या नागनिका, नैनिका का दूसरा नाम नागनिका भी है, ठीक है, नागनिका। तो नैनिका या नागनिका, नागनिका भी इसका नाम है। इसने अपना एक अभिलेख लिखा जिसको नैनिका का अभिलेख या नानागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में अपने पति के बारे में इसने वर्णन किया है, किसके बारे में? सतकर्णी प्रथम के बारे में इसने वर्णन किया है। ये क्या कहा है कि मेरे पति जो हैं वो 2 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, यानी कि सतकर्णी वन ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया है और एक राजसूय यज्ञ कराया है। और इसके समय में एक ये नानाघाट अभिलेख में अनूप प्रदेश का वर्णन है, जिसको नर्मदा घाटी बोलते हैं। नर्मदा हम बताए थे, इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, विंध्य पहाड़ी, ठीक है। और बात करें तो विदर्भ या बराड़ के बारे में भी नानाघाट अभिलेख में जिक्र है। पश्चिमी मालवा के बारे में जिक्र है। और याद रखिएगा, नानाघाट अभिलेख में बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिए जाने का उल्लेख भी किया गया है। याद रखिए, हम लोग बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने के बारे में पढ़े हैं पहले भी, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने का, वो इसका आंसर हो जाएगा नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ये देखिए, छोटे छोटे प्रश्न आपको एग्जाम में काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपके नंबर बचा सकते हैं।
आगे बात करें, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग राजा खारवेल के बारे में बोलता है, यह बोलता है कि सतकर्णी वन बहुत प्रतापी राजा था। इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया है, अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन इसके घोड़े को रोक लिया किसने? कलिंग राजा खारवेल ने। और कलिंग राजा खारवेल से युद्ध हुई तो ये हार गया, सतकर्णी वन हार गया। भाई इतना बड़ा प्रतापी राजा लेकिन कलिंग राजा खारवेल से हार गया, इसका मतलब कलिंग राजा खारवेल जो है कहीं ना कहीं बहुत शक्तिशाली राजा होगा। और ये जो कलिंग का राजा है, कलिंग फेमस क्यों था? उड़ीसा का कलिंग जो है ये फेमस इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हाथी पाए जाते थे, और ये समुद्री व्यापार के लिए भी काफी फेमस था। यहाँ से बगल में ही इसका, उड़ीसा के बगल में ही, समुद्र के तट में ही उड़ीसा पाया जाता है, तो उड़ीसा उसके निकट में ही है, तो इससे समुद्री व्यापार भी काफी चलता था। सतकर्णी वन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसकी पत्नी नैनिका या नागनिका ने प्रशासन संभाला। किसके थ्रू? अपने जो पुत्र के थ्रू। इसके दो पुत्र का नाम था वेदिश्री और सतीश्री। अपने दो पुत्र के माध्यम से ये शासन संभालती है, ठीक है, शासन संभालती है। यानी कि इससे ये तो क्लियर जरूर हो रहा है कि नैनिका और नागनिका जो है वो प्रशासन संभालते थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी ने प्रशासन संभाला, उसने राजगद्दी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपने कभी नहीं सुना होगा अशोक की पत्नी ने राजगद्दी संभाला, किसी के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। लेकिन ये नैनिका या नागनिका जो है, ये यहाँ पर एक महिला का प्रशासन में आना बहुत बड़ी बात को इंगित करता है, वो भी अपने दो पुत्र के माध्यम से। पुत्र के बारे में तो ज्यादा नहीं सुनिएगा, लेकिन इसके बारे में जरूर सुनिएगा, नैनिका और नागनिका, ठीक है। तो यहाँ पर सतकर्णी वन का काल ये हार जाता है, मर जाता है। उसके बाद सतकर्णी 2 आता है, अगला सबसे बेस्ट शासक। इसके बाद सतकर्णी 2 के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, 2 चीज पढ़ना। देखिए इसका उल्लेख 3 जगह है, एक तो हाथी गुम्फा अभिलेख और भेलसा अभिलेख में एक जगह हो गया, फिर राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में, और वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र में। यही जगह सतकर्णी 2 का वर्णन मिलता है। बस इसके बारे में सतकर्णी 2 के ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना था सतकर्णी 1 के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आते हैं हाल के बारे में। इसके बाद बहुत सारा राजा हुआ जिसके बारे में नहीं पढ़ना है। हाल जो है वो 17वां राजा था, इतना आपको जानना है। अभी तक हम लोग सब राजा के बारे में नहीं पढ़ रहे, 17वां राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हाल है। हाल की एक पुस्तक है गाथा सप्तसी, ठीक है, गाथा सप्तशती नाम की इसने पुस्तक लिखी थी जो प्राकृत भाषा में है, और ये एक प्रेम गाथा है। याद रखिएगा, ये ऐसी पुस्तक है जिससे प्रभावित होकर बहुत लोगों ने बाद में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। आप लोग जब जाइएगा, कम से कम इस पुस्तक से 20 पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक से प्रभावित होकर, इस पुस्तक का थीम चुराकर, छोटे छोटे चीजों को इस पुस्तक से लेकर बहुत सारा चीज बनाया गया। इसलिए जो हाल की जो पुस्तक है गाथा सप्तशती, ये बहुत फेमस है। इसी के समय में गुणाढ़ी नाम के एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे, उन्होंने बृहत कथा कोश लिखा है इस पुस्तक से प्रभावित होकर। और सर्ववर्मन की एक पुस्तक है कातंत्र जो कि संस्कृत में, वो भी इस पुस्तक से प्रभावित है। समझ लीजिए कि ये हाल जो है काफी विद्वान प्रवृत्ति के राजा थे। इनको युद्ध में ज्यादा ये नहीं था, लेकिन इनको साहित्य वगैरह में ज्यादा रुचि थी। इनके जो सेनापति थे विजयानंद, ये लंका जाते हैं। हाल के सेनापति विजयानंद लंका जाते हैं। लंका जाकर एक बहुत सुंदर कन्या को देखते हैं, राजकुमारी को देखते हैं, राजकुमारी लीलावती को देखते हैं जो कि बहुत सुंदर होती है। और वापस जब लंका से आते हैं तो इसके बारे में राजा को बताते हैं हाल को कि देखिए मैं जब लंका गया था तो वहां पर राजकुमारी लीलावती को देखा, बहुत सुंदर है महाराज, इससे शादी कर लीजिए। तो राजा हाल का इससे विवाह कराता है, हाल का विवाह इससे होता है। ये कौन बताता है? इसका सेनापति विजयानंद जो लंका जाता तब। बस इतना ही पढ़ना है हाल के बारे में, और इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। इतना भी नहीं पूछेगा, बस इसके बारे में, बुक के बारे में आप लोग जान लीजिए, और गुणाढ़ी जो है इनके बुक के बारे में जान लीजिए, ये किसके समय में थे? हाल के समय में थे। बस आगे आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि 103 से 30 एडी में इसका शासनकाल है। 106 एडी से 30 एडी इसका शासनकाल है। और याद रखिएगा इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक यही हैं। जितने भी शासक हुए हैं उसमें सबसे शक्तिशाली शासक यही हुए हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। और इनके उपाधियां हैं वो देख लेते हैं, उपाधि क्या क्या है वो देख लेते हैं। वेनकटक, वेनकटक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेनकटक नाम का एक नगर भी बसाया था। वेनकटक नाम के नगर बसाने के कारण इनको वेनकटक भी कहा जाता है क्योंकि ये नगर इन्होंने ही बसाया था। राजा गज भी कहा जाता है कि हाथी की तरह चलते थे। विंध्य नरेश भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर जो प्रदेश था वो विंध्य प्रदेश था, विंध्य तक इनकी सेना जाती थी, विंध्य तक इनका साम्राज्य था, इसलिए इनको विंध्य नरेश भी कहा जाता था। इनके ऊपर एक कविता लिखी गई है, त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, यानी कि जिनकी सेनाएं तीनों समुद्रों
तक गई, तीनों समुद्रों तक गई, यानी कि तीन समुद्र कौन कौन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों सागर तक, समुद्र तक इनकी सेना गई, इसलिए इनको त्रिसमुद्र तोय पितावाहन भी कहा जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसने अपने आप को भी कुछ उपाधियां दी है, जैसे कि इन्होंने अपने आप को विंध्य कहा है, रिक्षावत कहा है, परियात्रा कहा है, संधि कहा है और महेंद्र कहा है, तथा अन्य पर्वतों का स्वामी कहा है, जैसे विंध्य पर्वत का स्वामी, रिक्षावत पर्वत का स्वामी, परियात्रा पर्वत का स्वामी, संधि पर्वत का स्वामी और महेंद्र पर्वत का स्वामी। इन सभी पर्वतों का स्वामी इन्होंने स्वयं को खुद घोषित कर दिया है। उसके बाद इन्होंने वर वरुण विक्रम चारु विक्रम खुद को कहा है। इसका मतलब है जिसकी चाल सबसे बढ़िया हो, हाथी की तरह हो, गज यामिनी, गज की तरह जो मतलब विचरण करते हैं, हाथी की तरह चलते हैं, मस्त मौला एकदम, उसको मतलब जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो, वो इनको घोषित किया गया, इनको कहा गया है। यानी कि बहुत ही विक्रम पराक्रमी राजा थे। इनकी माता का नाम था बलश्री। इन्हीं से पूछकर यह शासन करता था, यानी कि अपना कोई भी काम करता था अपनी माता से पूछकर करता था। इसका उल्लेख भी हम लोगों को कहाँ मिलता है, नासिक अभिलेख। देखिए नासिक अभिलेख आप लोग पढ़ लीजिए। नासिक अभिलेख में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो के बारे में उल्लेख मिलता है। एक हम लोग पहले पढ़े हैं, कमेंट करके बताइएगा किस राजा के बारे में पढ़े हैं नासिक अभिलेख में, और एक हम लोग को मिलता है गौतमी पुत्र सटकर्णी के बारे में हम लोग को वर्णन मिलता है। आगे हम लोग जानते हैं, इसके समय में बौद्ध संघ को एक ग्राम दान में दिया गया था, इसका नाम क्या था, अजकालकीय, अजकालकीय, ठीक है, ये ग्राम दान में दिया था बौद्ध संघ को। और बात करते हैं, इसने कार्ले के भिक्षुओं को भी करंजक नामक गांव दान में दिया था, यानी कि कार्ले के भिक्षुओं को भी दान दिया था करंजक नामक गांव। और हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षु को और ब्राह्मणों को जो गांव जो दान में देने का जो प्रथा है वो कहाँ मिलता है, नागनिक, वो है ना, कौन महारानी, नागनिक का अभिलेख कहाँ गया, नाना घाट अभिलेख या नैनी रानी नैनिका का अभिलेख। ब्राह्मण और बौद्धों को भूमि अनुदान में देने का पहला अभिलेख सच यहीं से मिलता है। तो ये आप लोग को छोटा छोटा फैक्ट है वो याद रखना है। और बात करें, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है, इसको शक, पहलव और यवन से युद्ध करना पड़ा, तीनों से युद्ध करना पड़ा, ठीक है। इसके समय में एक शक शासक था नहपान, जो कि क्षहरात वंश का था। इसने शक शासक नहपान को हराया, इसका अंत कर दिया। मतलब समझिए कि कितना गौतमीपुत्र सतकर्णी ने काफी ख्याति ली, लेकिन शक शासक का एक गुण था, ये कभी भी अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं थे, उसके पीछे पड़ जाते थे, एकदम समझिए उसका परछाई बन के वो ढूंढते थे किसने हमारे नहपान को मारा है, उसको ढूंढते थे। यही कारण है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, इन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा शक शासक से करवाने के लिए, जो शक शासक था रुद्रदामन, उसकी बेटी से विवाह करने के लिए इसने प्रस्ताव दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जब ये मर जाएगा, ये तो महान है, मानते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत महान है, लेकिन इसका बेटा में तो उतनी युद्ध कौशल नहीं है, वो नहीं लड़ पाएगा, उसके बेटा को मार दिया जाएगा शक शासक के द्वारा। इसलिए इसने क्या सोचा कि शक शासक को अपने में मिला लिया जाए। ठीक है, नहपान को इसने मारा, लेकिन शक शासक बहुत ही इसके बारे में इनको पता था। तो इसने क्या किया, अपने जो पुत्र है वरिष्ठी पुत्र पुलगामी, ये इनका पुत्र है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र वरिष्ठी पुत्र पुलमामी, इसका विवाह शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, लेकिन ताकि अपने पुत्र की स्थिति को सुदृढ़ कर सके, इसको पता था कि इसने शक शासक नहपान को मारा है तो रुद्रदामन जरूर इसका बदला लेने आएगा, इसके पुत्र को मार देगा। इसलिए इसने दिमाग लगाया, प्रस्ताव भेजा, लेकिन रुद्रदामन जो इसके पुत्र को 2 बार हरा चुका था, या वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को 2 बार हरा चुका था, इसलिए इसने विवाह से इनकार कर दिया। फाइनली इसका विवाह इसके जो भाई है वरिष्ठ पुत्र पुलगामी के भाई शिव श्री सतकर्णी, इसके भाई से रुद्रदामन के पुत्र का विवाह होता है, और ये जो शिव श्री सतकर्णी है वो रुद्रदामन का दामाद होता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत दिमाग वाला राजा था, उसको पता था किसको हराना है, किससे संधि करना है, किससे क्या करना है, सब चीज का उसको नॉलेज था। राजा वही होता है जो सिर्फ बाजू से राजा ना हो, वो अपने मस्तिष्क से भी राजा होना चाहिए। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का स्वरूप भी किया था। वो अपने आप को बोलता था वो कृष्ण है, वो बलराम, वो संकर्षण है, ठीक है। और इसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद इसका जो बेटा है वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, वो 130 से 154 एडी तक शासन करता है। और इसके बारे में क्या रखना, इसने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीता था। देखिए आंध्र प्रदेश को जीतने वाला जो था वो सब कोई था, थोड़ा बड़ा आंध्र प्रदेश सभी के साम्राज्य में था, हल्का, लेकिन पूरे आंध्र प्रदेश को किसी ने नहीं जीता था, इसने जीता, वशिष्ठी पुत्र पुलमानी ने। और इसीलिए इसको प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता था। इसको दक्षिणापथेश्वर महाराज भी कहा जाता था, यानी कि इसने महाराज की उपाधि भी धारण की। इसके समय ही अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों तरफ वेस्टिन, देखिए अमरावती का जो बौद्ध स्तूप था
स्तूप था। इसके चारों ओर वेस्टिनी का निर्माण करा। वेस्टिनी आप लोग समझिएगा, ये एक शब्द है, पुराना शब्द है, आजकल इसका यूज नहीं होता है। इसका मतलब समझिए वेस्टिनी के चारों यानी कि बौद्ध स्तूप के चारों ओर डेकोरेट कर दिया, जालीदार नक्काशी लगा दिया संगमरमर का और डिजाइन कर दिया उसको। यही होता है वेस्टिनी, उसको डिजाइन बना देना, उसको अच्छा बना देना, सुंदर बना, ताकि लोग वहां आकर बैठे। और गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है इसका बेटा वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी, ये तो बता ही दिया। इसका विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा था शक शासक रुद्रदामन को की पुत्री से, लेकिन ये इनकार कर दिया रुद्रदामन, क्योंकि इसको 2 बार हार चुका। बोला कि अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं देंगे जो हमसे हार चुका है, उससे देंगे जो हमसे नहीं हारा है। तो कौन नहीं हारा था? गौतमीपुत्र सतकर्णी का बेटा, दूसरा बेटा शिवश्री सतकर्णी। ये उससे हारा नहीं था, इसलिए इसको रुद्रदामन ने अपना दामाद बनाया, वशिष्ठिपुत्र पुलमामी को नहीं बनाया। बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि रुद्रदामन की पुत्री का विवाह वशिष्ठिपुत्र पुलमानी से होता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। याद रखिएगा, मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा है, उसमें यहाँ पर ये लिखता है कि वशिष्ठिपुत्र पुलमामी का विवाह नहीं होता है, बल्कि शिवश्री सतकर्णी का विवाह होता है रुद्रदामन की पुत्री से। यानी कि रुद्रदामन का दामाद ये है, जो कि 154 से 165 एडी तक शासन करता है। इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण राजा कौन बनता है? यज्ञश्री सतकर्णी, जो कि 165 से 194 एडी तक आता है। रुद्रदामन की मृत्यु के बाद क्या होता है? देखिए, रुद्रदामन से तो ये संधि कर लिया, तो इसको शक साम्राज्य से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि शक साम्राज्य को इसने अपने में संधि करके मिला लिया था। तो रुद्रदामन जब मर जाता है, तो ये यज्ञश्री सतकर्णी क्या करता है? उसका जो भी साम्राज्य विदित क्षेत्र है, जीता हुआ क्षेत्र है, उसको अपने में मिला लेता है। रुद्रदामन का जितना भी विजित क्षेत्र है उसको अपने में मिला लेता है यज्ञश्री सतकर्णी। और इसके पास क्या मिला है? इसने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया था, इसीलिए इसके सिक्कों पर जलयान का चिन्ह है, जलयान का चिन्ह पाया गया है। आपसे पूछेगा कि किस आंध्र सातवाहन वंश के शासक के सिक्के पर जलयान का चित्र है, तो वो है यज्ञश्री सतकर्णी। और ये समझिएगा, अंतिम राजा नहीं था, अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। सब राजा के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी राजा महत्वपूर्ण है सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका अंतिम राजा था पुलमामी थ्री। ठीक है, आगे पुलवामी या पुलमानी भी लिखता है कहीं के, आप लोग देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जब आंध्र सातवाहन वंश हम लोग जानते थे महाराष्ट्र और आंध्र में था, यही 2 जगह था। और महाराष्ट्र में इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, या प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, प्रतिष्ठान, ये इसकी राजधानी थी। तो धीरे धीरे अंतिम शासक जब पुलवामी था, तो धीरे धीरे ये जो आंध्र सातवाहन वंश टूट गया बहुत सारे भाग में। जो इसका ऊपरी वाला भाग है, जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों से ये टच करता, वहां पर विदर्भ वाले क्षेत्र में वाकाटक साम्राज्य, एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। तो हम लोग जो आगे जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें वाकाटक के बारे में भी पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, इसके इधर साइड आपका, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया साउथ, ईस्ट और साउथ ईस्ट में एक आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया, वहां पर इक्ष्वाकु गणराज्य जो है, या फिर इक्ष्वाकु साम्राज्य का स्थापना हुआ। उसके नीचे आ जाएंगे तो पल्लव या पहलव, आप लोग कमेंट करके बताएं। पहलव होता है, पहलव होगा या पल्लव, देख लीजिएगा आप लोग, पल्लव है या पहलव है, आप लोग देख लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और इसके पश्चिम में कुंतल राज्य, ये कुंतल राज्य महाराष्ट्र और मैसूर दोनों को कवर करता है, कुंतल राज्य। तो ये सोचिए, ये पूरा था पहले आपका इसमें आंध्र सातवाहन में, जो कि टूट गया और छोटे छोटे साम्राज्य में डिवाइड हो गया। तो पहलव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वाकाटक के बारे में पढ़ेंगे, इक्ष्वाकु के बारे में पढ़ेंगे, और कुंतल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 2-3 पेज में, ये ज्यादा नहीं है, हल्का हल्का। इसके पहले शासक कौन है, ये अंतिम शासक कौन है, महत्वपूर्ण काम, छोटे छोटे चीज सब हम पढ़ेंगे, देख लेंगे। और थोड़ा सा आंध्र सातवाहन वंश की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। याद रखिएगा, अशोक से लेकर सातवाहन वंश तक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो डिट्टू सेम है, एकदम सेम है, कोई आपको चेंज करने की व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो हम लोग पढ़ाए थे प्रशासनिक व्यवस्था, कि रज्जुक क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, न्यायिक कंठ शोधक किसको बोलते हैं, आपको प्रशासनिक न्यायालय को क्या बोलते हैं, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय को क्या बोलते हैं, सब कुछ सेम है। तो प्रशासनिक चीज अशोक से लेकर सातवाहन तक सेम है, आपको कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्राम दान में भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि, ये कहाँ मिलता है? नाना घाट का अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। भूमि दान के बारे में वही नाना घाट अभिलेख। सामंतिक लक्षण बता दिए थे, ये पहला सामंतवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। कौन? ये आपका आंध्र सातवाहन वंश। आर्थिक स्थिति की बात करें तो विदेशी जो भी साम्राज्य आए, जनरली तो यवन आए, विदेशी उस समय समझिए तो मेनली यवन के बारे में, या यूनानी लोग कह सकते हैं। जो भी यवन आए विदेशी, उन्होंने ये कहा कि आंध्र प्रदेश में उसमें कपास सबसे ज्यादा होता था, कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा। हालांकि अब महाराष्ट्र और गुजरात जो है वहां पर कपास की खेती होती है, लेकिन विदेशी जो आए थे उस समय, यवन जो आए थे, वो कहते थे कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कपास की खेती उस समय होती थी। रोमन और सातवाहन जो आए,
वो उनके सिक्के एक साथ मिले, एक साथ पाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार का प्रभाव प्रमाण यहाँ पर हम लोग को मिलता है। रोमन आए थे, उसका हम लोग को विदेशी व्यापार का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। रोमन का याद रखिएगा, यवन नहीं, जो रोमन का मिलता है। आगे आंध्र सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण जो दो चीज है, एक तो शीशे का सिक्का और पोटन। देखिए यहाँ पर दो चीज, पहला तो आपको शीशे का सिक्का, दूसरा पोटीन, पोटीन का सिक्का। शीशे का सिक्का और पोटीन का सिक्का आंध्र सातवाहन के समय में मिलता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। तांबा और कांसे का भी सिक्का मिलता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, वो तो सबके समय में मिलता है। पोटीन और शीशे का सिक्का, ये आपको याद रखना है और पूरी जिंदगी आपको याद रखना, ये पूछता रहेगा एग्जाम में, शीशे का सिक्का किसने चलाया और पोटीन का सिक्का किसने चलाया। उसके बाद उस समय भड़ौच जो है, भड़ौच गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और ये उस समय का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। भड़ौच ही था उस समय सबसे बड़ा बंदरगाह। लोथल नहीं था, लोथल था और पुराना, सिंधु घाटी सभ्यता में। भड़ौच सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था सातवाहन वंश के समय में। अब थोड़ी सी सामाजिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं सातवाहन वंश की। दक्कन और महाराष्ट्र में सातवाहन वंश ने चैत्य विहार का निर्माण करवाया था। और दक्कन का जो पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी दक्कन, वहां पर कार्ले की गुफाएं भी यहाँ पर बनवाई गई थी। कार्ले की गुफाओं में जो चैत्य विहार मिला, कमेंट करके बताइएगा, कार्ले की गुफाओं में जो चैत्य विहार मिला है वो शुंग काल का है, याद रखिएगा, शुंग काल का है। लेकिन ये कार्ले की गुफा के बारे में या उसका जो निर्माण कराया या उसका जो विकास करवाया वो सातवाहन वंश करवाया, याद रखिएगा। अमरावती में जो स्तूप का पता लगाया ये मैकेंजी ने लगाया 1797 में। मैकेंजी, मैकेंजी याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो सातवाहन वंश है उसकी भाषा थी प्राकृत भाषा थी। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि थी। इन्होंने सभी धर्म को माना था, जनरली हिंदू धर्म को ज्यादा प्रेफर किया था, लेकिन इन्होंने शैव धर्म को भी माना, वैष्णव धर्म को भी माना, और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी इसके समय में, सातवाहन वंश के समय में। आपसे पूछता, देखिए शुंग वंश जो आया था, शुंग वंश वो जनरली हिंदू वंश को प्राथमिकता दिया था, इसीलिए 84,000 स्तूप को उसने जला दिया था, नष्ट कर दिया था। लेकिन जो आंध्र सातवाहन वंश आई थी, इसने किसी भी धर्म के स्तूपों को नहीं जलाया, खत्म नहीं किया। इसने शैव धर्म को भी माना, वैष्णव धर्म को भी माना, और यहाँ पर बौद्ध धर्म भी विकास पर थी। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो उस समय चरमोत्कर्ष पर थी। बौद्ध धर्म अपनी दो शाखाओं में टूटता है, एक हीनयान और महायान, ठीक है, महायान में, ठीक है। तो ये जो महायान शाखा है अपने चरमोत्कर्ष पर कब थी? इसी सातवाहन वंश के काल में थी। तो आपको यहीं तक था वीडियो आज तक का। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।